गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब क्लास 10th पास करके क्लास 12th में आ चुके हैं। कक्षा 10 तक आपको ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी अनुभव नहीं है। इससे पहले आपको आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़े, लेकिन आज इन विषम परिस्थितियों में हमें इस माध्यम से रूबरू होना पड़ रहा है। कक्षा 10 तक जब आप पढ़ते हो, सबके लिए एक कॉमन पाठ्यक्रम होता है जो सभी को पढ़ना पड़ता है। जब आप कक्षा 11th में आते हो तो आपको अलग सब्जेक्ट की चुनना पड़ता है, नया विषय चुनना पड़ता है कि आप किस विषय में परफेक्ट होना चाहते हो, किस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी समस्या हैं कि आपके साथी लोग जो हैं, आपके मित्र लोग जो हैं, वो क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं। मित्र आपके क्या ले रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, और आप अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहते। आप अपने मित्र के साथ साथ जो मित्र ने सब्जेक्ट लिया है, उस मित्र के साथ रहने के लिए वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो आप ऐसा कभी भी नहीं करें। अपने मित्र के अनुसार, मित्र के कहे अनुसार अपने सब्जेक्ट का चयन ना करें। आप उसी विषय का चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये विषय हमें केवल पढ़ने ही नहीं है, अच्छी तरह से इनको समझना है। इन विषयों से ही आगे का आपका भविष्य तय होगा कि आप आगे क्या करोगे। अगर आपने देखा देखी में कोई विषय ले लिया तो आप उसको लंबा नहीं चला पाओगे, ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। अपनी विषय से अगर चुनोगे तो आपके उसमें इंटरेस्ट रहेगा, उस काम को आप आसानी से सरलता से कर पाएंगे। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कक्षा 11th में मैथ सब्जेक्ट के लेने बारे में। कक्षा 11th में आपको क्या लेना है, मैथ्स सब्जेक्ट। तो मैथ्स का ग्रुप क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब आपकी सोच होगी कि मैथ्स मतलब साइंस जो ग्रुप है, चाहे बायो है या मैथ्स है, कि जिस बच्चे के एटलीस्ट 60 या 70% बने, वो बच्चा 10th में या कम से कम 60 बने या 60 से 70% बने, वही बच्चा साइंस सब्जेक्ट में जाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिस बच्चे के 10th में 60 से कम बने हैं और उसका साइंस लेने का सोच रखा है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो साइंस में आ सकता है, साइंस सब्जेक्ट चुन सकता है। हो सकता है उसने 10th में पढ़ाई नहीं की हो, इसलिए मार्क्स नहीं बने हो, वो गलत दोस्तों के साथ उनकी संगत रहा, उनके साथ पढ़ा नहीं, वो खेल कूद में व्यस्त रहा, इसलिए नंबर कम बने हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 10th क्लास में मार्क्स कम बने हैं तो आप आगे साइंस सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाओगे या पढ़ नहीं पाओगे। कक्षा 10th में अगर आप 45% से भी पास होते हो और आपका मन हो जाता है कि मुझे साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस में मैथ्स पढ़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसा छात्र जिसके नंबर ज़्यादा आए हुए हैं, आप वो मान के चलते हो कि जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं वो आगे 100% सक्सेस होगा। इस बात के लिए सत्यता तो है कि वो सक्सेस होगा, लेकिन वो सत्यता कब है, जबकि उस पढ़ाई को निरंतर करे। जितनी पढ़ाई उसने 10th क्लास में की है उससे ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो वो आगे की जितने मार्क्स 10th में लाया है उसी लेवल को मेंटेन रख पाएगा। अगर वो 10th में उसने खूब मेहनत की है लेकिन वो 11th 12th में लापरवाही करता है तो वो नीचे भी आ सकता है। और जो बच्चा 10th में 45% मार्क्स ला करके उसने साइंस सब्जेक्ट चुना और अच्छी मेहनत करता है तो उसको पीछे भी छोड़ सकता है।
तो अपना मूल्यांकन आपको 10th के मार्क्स पे नहीं करना है। 10th के मार्क्स इस बात का कोई महत्व नहीं रखते कि आप किस विषय को चुनें। आपकी इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मैं साइंस लूँगा, पढ़ूँगा और उसमें सफल होऊंगा। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है और अच्छी हाइट है और आप कम उम्र में रोज़गार चाहते हैं कि मुझे कम उम्र में रोज़गार मिल जाए, आज हम जो है सभी पढ़ाई करने का एक ही कारण है कि हम पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पे अच्छी नौकरी काम करें ताकि हमारा जीवन यापन अच्छा हो। तो अगर आपको लगभग 18 साल से पहले या 18 के पास 17-18 की उम्र में आपको नौकरी चाहिए, 17-18 उम्र में आपको नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी आपको देती है मैथ्स सब्जेक्ट। और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि आपको कम उम्र में सरकारी नौकरी दे। अब नौकरी क्या है, अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो तो सबसे अच्छी नौकरी जो है जब आप 12th पास होते हो और आपकी उम्र लगभग होती है 17 साल, तो आप वायुसेना यानी कि एयरफोर्स और जल सेना यानी कि नेवी, इन दोनों की तैयारी करके, फोर्स आर्मी भी होती है, इनकी तैयारी करके आप एक अच्छी नौकरी कम उम्र में ले सकते हैं। नौकरी सब में मिलेगी, ऐसा नहीं है जो विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ रहा है उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या कॉमर्स पढ़ रहा है या बायो पढ़ रहा है, नौकरी सबको मिलेगी, लेकिन इस उम्र में अच्छी नौकरी ये सब्जेक्ट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप बाकी बातें बाद की है कि मैथ्स लेने के बाकी बाद के ऑप्शंस क्या है, बाद के स्कोप क्या है, बहुत सारे स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है, लेकिन 12th करते ही आपको ये सबसे बेस्ट माध्यम मिलता है कि आगे आपको पढ़ाई करनी है तो आप नौकरी में रहते हुए, सरकारी सेवा करते हुए भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आप अपना अच्छी नौकरी मिल जाएगी, काम करते रहेंगे और आपकी पढ़ाई भी आगे चलती रहेगी। तो आप जब आगे पढ़ाई करोगे, आपको नौकरी मिल रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, क्यों जो आपका टारगेट था कि मुझे पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करना है वो तो आपको पहले ही प्राप्त हो गया। वो आप तैयारी करें तो उससे अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, या आप किसी अन्य दोस्त के कहने पर 10 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो फिर आपको BA करना होगा, BCom करना होगा, या आप 12th में अच्छी तरह ध्यान नहीं देंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो आपको भी हो सकता है BSc करनी पड़े या फिर आप STC करें। तो ये जो लगभग 90% जो नौकरियाँ हैं अदर सब्जेक्ट में, वो सभी नौकरियाँ मैथ्स वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा 12th के बाद मैथ्स पढ़ने की नहीं है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में आ सकते हैं, BA कर सकते हैं, मतलब आप 12th के बाद जब चाहे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अगर आपके साइंस है तो। लेकिन आपने अपने दोस्त के कहने में या अपने कम समझ में कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और आपने अभी कि आर्ट्स एक इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना, ये सोच करके आपने ले लिया, और आपके बाद में 12th में थोड़ा सा आपको नॉलेज हुआ कि मैंने गलती कर दी, अब मैं BSc कर लूँ, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जो टाइम निकल गया, जो समय निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने साइंस ली है और आपको यहाँ नौकरी मिल जाती है, या आप आगे लेकिन आपने अगर साइंस सब्जेक्ट लिया है, किसी कारणवश आप आगे साइंस की क्लासें नहीं ले पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप आर्ट्स में BA कर सकते हो। उसके बाद भी आप आगे उस वक्त सब्जेक्ट में आ सकते हो। अभी आपके लिए हो सकता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ पड़े, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आगे जो है आपको केवल BA, BCom या BSc करके डिग्री नहीं लेनी है, नौकरी प्राप्त करना है तो बाहरी आपका कंपटीशन है, उनसे आपको फाइट करना होगा। तो आप किसी विद्यार्थी के कहने पे अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं करें, अपनी इच्छा से
सब्जेक्ट का चयन करें। तो मैंने आपको बताया कि हमें मैथ्स क्यों लेनी है। तो मैं बता रहा था कि अगर आप अभी ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और आपने बीए ले लिया, बीए की डिग्री ले ली, माना कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो पहले से आपके 12 लाख बीएडधारी कंपटीशन में बैठे हैं, क्योंकि सभी लोग बीए पढ़ते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको कंपटीशन ज़्यादा देना है, उन सभी लोगों से फाइट करना है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप मेहनत से बच करके यदि सब्जेक्ट का चयन करते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट का, वो कोई विकल्प नहीं है। आपको जब भी सरकारी नौकरी लेनी होगी तो आपको एक भीड़ है, उस भीड़ में सभी को पीछे छोड़ के आगे आना है। तो उसके लिए तो मेहनत ही करनी होगी, मेहनत ही एक विकल्प है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हम आज आपको मैथ्स कक्षा 11 की मैथ्स शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कक्षा 11 सब्जेक्ट आपका मैथ्स। बाकी विषय आपके चल रहे होंगे अगर आप देख रहे हो तो। और हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1 का नाम है सेट्स। सेट्स क्या है? समुच्चय। सेट्स का क्या है? समुच्चय। तो पहला आपका है भाई, समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय, तो समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तु या अवयव, वस्तु या अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के या अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब संग्रह मतलब आपको एक ग्रुप बनाना है। क्या करना है? ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। ग्रुप कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित ग्रुप। जैसे मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 जो होते हैं ये स्वर होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, इन 5 के अलावा कोई भी नया स्वर नहीं बताएगा। ना तो 5 से कम बताएगा, ना 5 से ज़्यादा बताएगा, और स्वर भी यही होंगे। तो ये कैसा है? सुपरिभाषित है। ये क्या है? सुपरिभाषित। किसी भी परिस्थिति में ये आपका चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? इसे सुपरिभाषित। और देखिए, जैसे उदाहरण, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी संख्याएं जो सम हो तथा सम के साथ प्राकृत भी हो। तो आप जानते हो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और लास्ट में अनंत तक खत्म होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, या मैं सम हटा देता हूँ, अभी प्राकृत की बात कर लेता हूँ। तो आप जानते हो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बड़ी हमें पता नहीं है, लास्ट में ख़त्म कहाँ होगी? अनंत तक होती है। तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी चेंज नहीं करेगा
किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जाके आप क्वेश्चन कीजिए कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, सभी आपको यही बताएंगे। तो ये मतलब क्या है, सुपरिभाषित है। तो अब आपको कहोगे सर सुपरिभाषित का आपने 2 उदाहरण बताए, तो ऐसा बताओ जो सुपरिभाषित नहीं है। तो समुच्चय की परिभाषा एक बार और पढ़ेंगे, वस्तु या अवयव के संग्रह को, अब ये वस्तु में कैसे होना चाहिए, सुपरिभाषित, इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय। तो हमने बात की 2 उदाहरण में है जिनमें सुपरिभाषित था। अब हम देखते हैं सुपरिभाषित किसमें नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्रिकेट के, आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है। क्या बनानी है, क्रिकेट की टीम बनानी है, भारतीय क्रिकेट टीम बनानी है आपको। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आपको 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आपको 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। एक समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है, भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का समुच्चय। एक टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। अब आप किस या आपसे तो चलो छोड़ो, थोड़ा लेते हैं, या भारतीय क्रिकेट टीम के 3 या 5 लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 5 बेस्ट बल्लेबाज बताइए, 5 बेस्ट यानी सबसे अच्छे बल्लेबाजों का समुच्चय बनाते हैं हम, बल्लेबाजों का समुच्चय। 11 खिलाड़ी में हमारा टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्ट ले लेते हैं। हमारा समुच्चय किसका है, भारतीय टीम के 5 बल्लेबाजों का। तो मेरी नज़र में 5 बल्लेबाज है भाई। एक तो हो गया सचिन, ये हो गया सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, एक सुरेश रैना, एक युवराज सिंह, एक सौरव गांगुली, तो मेरे नज़र में 5 बल्लेबाज बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो किसी की नज़र में हो सकता है विराट कोहली हो अच्छा बल्लेबाज, वो इनमें से किसी एक को निकाल के कोहली को लेना पसंद करें, या शिखर धवन को लेना पसंद करें, वो सहवाग को ले ले, महेंद्र सिंह धोनी को ले। तो सबकी नज़र में 5 बेस्ट बल्लेबाज जो है वो उनका समुच्चय बनाना है। तो अलग अलग उनकी पसंद हो सकती है। उनकी पसंद क्या हो सकती है, अलग अलग। तो ये जो हो गया 5 बेस्ट बल्लेबाजों का समुच्चय, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट की परिभाषा क्या है। बेस्ट एक सुपरिभाषित शब्द नहीं। आप बेस्ट किस हिसाब से गिन रहे हो, आपकी नज़र में जो बेस्ट है वो बेस्ट है। तो ये समुच्चय नहीं है। हमारा शब्द क्या था, वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये आपका जो ग्रुप बनेगा ये समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं हुआ। क्या सर ऐसा कोई और उदाहरण बताइए। तो देखिए, तीन बेस्ट लेखक का संग्रह है या समुच्चय। आपको एक 3 बेस्ट लेखक का समुच्चय बनाना है। तो मैंने कहा भाई मुंशी प्रेमचंद, चेतन भगत, हरिवंश राय बच्चन। अब मेरी नज़र में तो 3 बेस्ट हो गए, लेकिन कोई कहते नहीं सर ये तो नहीं है, हमारे तो महादेवी वर्मा लेखिका है, महादेवी वर्मा, कबीर, कालिदास, अदर कोई भी आप जो है निराला। तो ये अब यहाँ पे भी आप लेखक का संग्रह कर रहे हो, 3 बेस्ट लेखक, लेकिन 3 बेस्ट लेखक कौन से ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे समस्या ये सुपरिभाषित नहीं है। तो इनका आप समुच्चय बनाओगे
तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है। अगर आपसे कहे 5 सबसे अच्छे फलों का संग्रह, 5 सबसे अच्छे फलों का समुच्चय, 5 सबसे अच्छे फलों का समुच्चय। अब मैंने तो कहा 5 फल होना चाहिए। अब किसी को सबसे पसंद आम होगा तो किसी को सबसे अच्छा केला लगेगा। तो हर लोगों की नज़र में ये सब अलग अलग होंगे, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। तो एक बार हम वापस आते हैं सुपरिभाषित पर। तो और सुपरिभाषित क्या हो सकते हैं? और सुपरिभाषित क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं भाई? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपके सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो गया। किसी से भी पूछिए, कोई भी इन दिनों के अलावा नया दिन कोई नहीं बताएगा। तो ये कैसा है? सुपरिभाषित शब्द है। ये कैसा शब्द है? सुपरिभाषित है। किसी से भी पूछिए, किसी भी जगह पे पूछिए, किसी भी मौसम में पूछिए, आप सभी का आंसर एक ही आएगा कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं ये वाले। अगर आपसे पूछे वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के 12 महीनों का संग्रह है, तो सभी का एक ही आंसर आएगा। अगर इनका मैं बढ़ाऊंगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च और इस प्रकार से लास्ट दिसंबर। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। सबके लिए ये 12 महीने यही होते हैं। अंग्रेजी वर्ष है ना, यहाँ लिखा है भाई अंग्रेजी वर्ष, क्योंकि हिंदी वाले में कोई थोड़ा सा वो चैत्र वैशाख लेके बैठ जाएगा। तो अंग्रेजी के 12 महीनों का, ये अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों का संग्रह यह होगा। तो यह होता है समुच्चय। तो ये वापस देख लेते परिभाषा। तो समुच्चय किससे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। A group of well-defined object is called sets। तो समुच्चय, तो बात हो गई समुच्चय की। तो हम पढ़ रहे थे समुच्चय के बारे में, समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब देखिए, जब हम समुच्चय का नामकरण करेंगे, समुच्चय का नाम देंगे, तो समुच्चय का जो नाम होगा, समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखते हैं। समुच्चय का नाम हम क्या करते हैं भाई? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। जैसे मैं लिख दिया समुच्चय ए। समुच्चय ए क्या है? सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। समुच्चय बी, अंग्रेजी वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जब भी इसका आप नामकरण करोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर लिखोगे। इसके अवयव, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव जो हो गया हमेशा मंझले कोष्टक में लिखेंगे। समुच्चय के अवयव, इसको हमेशा, अवयवों को हमेशा क्या करना है? समुच्चय के अवयवों को हमेशा मंझले कोष्टक में लिखना है। देखो मैंने अपने मंझले कोष्टक काम ले रहा हूँ। और प्रत्येक अवयव को कोमा द्वारा पृथक करेंगे।
प्रत्येक अवयव को कोमा के द्वारा पृथक करेंगे। तो क्या हो गया, समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे, अवयवों को हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखेंगे, प्रत्येक अवयव को कोमा द्वारा पृथक करेंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के कोई अवयव जो है लेटर है इनके अंग्रेजी के, वो हमेशा छोटे आएंगे। ठीक है, अवयव अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो वो कौन सा लेंगे, छोटे अक्षर लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का, छोटे ABCD जो होती है ना, वो अक्षर का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय तो AEIOU लिखेंगे, ना कि AEIOU। आपको छोटे अक्षरों का प्रयोग करना है। तो क्या है, नंबर 1, जब भी इसका नामकरण करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर काम लेने हैं। दूसरा, आपको मंझला कोष्ठक का प्रयोग करना है, उनके अवयवों को कोमा के द्वारा अलग करना है। अगर आपके अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ रहे हैं तो छोटे अक्षरों को काम में लोगे। इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।